हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। इसके लेक्चर 1 में हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज मैं लेकर आई हूँ इसका लेक्चर 2, जिसके अंतर्गत हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले 1927 में हाइटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। उसके बाद में 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने इस थ्योरी में कुछ सुधार किए और इसका विस्तार किया और इसको विस्तार करके एक मॉडिफाइड थ्योरी दी, जो कि परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग, इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बतलाती है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कुछ एटम का कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है और दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणु के मध्य एक सहसंयोजक बनता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म? जो कि दो परमाणुओं के बीच में उपस्थित हैं और उन दोनों परमाणुओं के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों परमाणुओं के बीच में लोकलाइज रहते हैं और दूसरे परमाणु के साथ में ये किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। संयोजकता बंध के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, दो परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई संयोजी कोश की कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने पर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है, एक सहसंयोजक बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। दो जो एटम होते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है और इनका चक्रण विपरीत होना चाहिए, तभी बंध स्थायी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उस पेयर में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण होते हैं, इट मीन्स ये जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। कक्षक एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के नजदीक आते हैं जिससे इनमें अतिव्यापन अधिकतम होता है। यदि कक्षकों के मध्य अतिव्यापन ज्यादा होगा तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उनके बीच में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इट मीन्स अतिव्यापन के विस्तार पर सहसंयोजक बंध की सामर्थ्यता निर्भर करती है। मोर ओवरलैपिंग मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अतिव्यापन ज्यादा होगा, यह दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला कारक है कक्षकों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। यदि अतिव्यापन दिशात्मक गुण रखने वाले कक्षकों के मध्य होता है तो अतिव्यापन ज्यादा होगा, दिशात्मक गुण नहीं रखने वाले कक्षकों की तुलना में। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनमें जो कि डायरेक्शनल होते हैं या जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उनके बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो डायरेक्शनल नहीं होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो वो ओवरलैपिंग कम होगी। तो हमें पता है कि जो p, d और f ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। तो जब दो p ऑर्बिटल के बीच में या p और d के बीच में या dd के बीच में या ff के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो वो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। और s ऑर्बिटल क्योंकि राउंड शेप होता है तो ये डायरेक्शनल नहीं होता है, इसीलिए जब s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होती है, ss ओवरलैपिंग या sp ओवरलैपिंग, तो वो ओवरलैपिंग
क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में हम देखते हैं, एक तो ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्टेबल होगा, और जब कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी और जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक होगा। अक्षीय अतिव्यापन की सामर्थ्यता का क्रम इस प्रकार से होता है, पीपी ओवरलैपिंग जो है वो सबसे ज्यादा, फिर पीएस और फिर एसएस, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग कम होती है। हाइड्रोजन अणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वीबीटी थ्योरी को समझने के लिए स्थिर विद्युत अंतःक्रिया द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझना होगा, जिसमें ऊर्जा में कमी आती है। हम सभी ये बात जानते हैं कि ब्रह्मांड के सभी यांत्रिक तंत्र अपनी स्थिति ऊर्जा को कम रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि तंत्र की ऊर्जा जितनी कम होगी तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। इसीलिए सभी यांत्रिक तंत्र जो है अपनी स्थिति ऊर्जा को कम रखने की नेचर रखते हैं। इसी तरीके से परमाणुओं के मध्य बंध तभी बनते हैं जब उनके बनने के साथ ऊर्जा में कमी आती है। और इसे समझने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम समझते हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जब हाइड्रोजन को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो अणु हाइड्रोजन जो होता है वो परमाणु के रूप में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन में शो किया गया है, ये H2 है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये H और H दो परमाणु के रूप में टूट जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया बताती है कि 1 मोल हाइड्रोजन अणु को हाइड्रोजन परमाणु के रूप में लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 435.8 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत हाइड्रोजन परमाणु से 1 मोल हाइड्रोजन अणु बनाने में 435.8 किलोजूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये हम समझ लिया हमने कि मॉलिक्यूल से जब एटम बनेगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु से कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन अणु बनाने में ये ऊर्जा में कमी क्यों आती है, इसके बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात हम सबको पता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होता है, 1s ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। अब मान लो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक को हम Ha नाम दे देते हैं और दूसरे को Hb नाम दे देते हैं। तो इसमें क्रम से La और Lb इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉन को हमने La और Lb दे दिया, या हम Ea और Eb भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु हैं जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम है, इसमें ये सेपरेट है, अभी हाइड्रोजन एटम जो है वो सेपरेट है, ठीक है। जब 2 परमाणु निकट आना शुरू होते हैं तो प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक के प्रभाव में आना शुरू हो जाता है, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनके कक्षक आपस में मिलने लगते हैं। अब इस डायग्राम से हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर डायग्राम में 2 सेपरेट एटम बताए गए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, ओके। अब इनके बीच में अभी किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए इंटरेक्शन स्टार्ट होता है और फिर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में ये जो नाभिक है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्ट होता है और इसका नाभिक जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये दोनों पास पास आते हैं और इनके बीच में यहाँ देखिए
यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। और ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। जब दोनों HA और HB दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो फिर दो तरह के फोर्स यहाँ पे लगते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्शन। ठीक है, अब अट्रैक्शन यहाँ पर किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। ठीक है, ए जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन और बी जो एटम है उसके नाभिक के बीच में अट्रैक्शन होगा। और दूसरा क्या होगा कि जो बी है उसका इलेक्ट्रॉन और ए के नाभिक के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर दो तरह के अट्रैक्शन हो रहे हैं। और रिपल्शन किसके बीच में होगा? दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में और दोनों एटम के नाभिक के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए ये HA एटम है और ये है HB एटम। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए फोर्स, यहाँ पे न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये न्यूक्लियस है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये भी अट्रैक्शन है। ओके, और ये देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है और ये वाली जो लाइन है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही चीजें हमें दिखाई देती है। आकर्षण बल जो होता है वो दो परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाता है, जबकि रिपल्शन फोर्स जो होता है उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। तो ये पाया गया है कि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन का जो परिणाम होता है वो ज्यादा होता है और रिपल्शन जो है वो कम होता है। तो परमाणु एक दूसरे की ओर आ जाते हैं और जो सिस्टम होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों ही क्या होते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। और यह अवस्था तब आती है जब परमाणु क्रांतिक दूरी r पर होते हैं। r से अधिक दूरी पर आकर्षण बल प्रमुख होते हैं, जबकि r से कम दूरी पर प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा में कमी क्रांतिक दूरी r पर होती है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ में जो एनर्जी है, कौन सी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी में कमी को हम डायग्राम द्वारा शो करते हैं। यहाँ पर ये एक कर्व है जो कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बनाया गया है। इस कर्व से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जब r दूरी पर होते हैं तो उनकी ऊर्जा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु से कम होती है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक है, तो इनकी ऊर्जा कम है ना। अब उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु एक स्थायी समूह बनाते हैं जिसे हाइड्रोजन अणु कहते हैं। ये एक दूसरे के पास में आते हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और एटम का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब क्रांतिक दूरी जिस पर ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे बंध दूरी कहते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है जो कि बंध दूरी कहलाती है। और यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण होता है क्योंकि जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और तंत्र स्थायी हो जाता है। प्रयोग द्वारा R का मान 74 pm निर्धारित है। ग्राफ में न्यूनतम ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। अगर ऊर्जा की ये मात्रा बाहर से दी जाती है तो ये बंध टूट जाता है तथा अणु परमाणु में विघटित हो जाता है। इस बॉन्ड थ्योरी को हमने समझ लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझ लिया।
अब जो थ्योरीज होती है उनमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। तो जो संयुजकता बंध सिद्धांत है उसके द्वारा परमाणुओं में बंधन, अणुओं की संरचना और गुणों की व्याख्या करना संभव है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, जिसे हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कमी इसकी ये है कि उपसंयोजक बंध में साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। ये हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है और दूसरा एटम उसको लेता है, ठीक है, तब उसमें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस सिद्धांत द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं समझा जा सकता है। वीबीटी में केवल हमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही समझाया जा सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं समझाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है O2 और B2 अणुओं के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी हम वीबीटी द्वारा नहीं समझा सकते हैं कि क्यों O2 और B2 का बिहेवियर अनुचुंबकीय होता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि N2 तथा CO2 अणुओं के अतिस्थायित्व मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, वो क्यों होती है इसको भी हम वीबीटी द्वारा नहीं समझा सकते हैं। चौथा पॉइंट है संयुजकता बंध सिद्धांत की सहायता से ओड इलेक्ट्रॉन एटम जैसे NO, NO2 तथा आयन जैसे H2+, He2+ का बनना नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे अणुओं में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है, इसलिए इस चीज को वीबीटी द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है यह सिद्धांत इंटरमेटेलिक यौगिक की बंधन प्रकृति को नहीं समझा सकता है कि क्यों इंटरमेटेलिक यौगिक में जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, उन्हें नहीं समझा सकते हैं। सिक्स पॉइंट है यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अणु में बंधन की प्रकृति को नहीं समझा सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे अणुओं में भी बॉन्ड की नेचर को वीबीटी द्वारा नहीं समझा जा सकता है। सेवंथ पॉइंट है किसी सहसंयोजी बंध में आयनिक गुणों की प्रतिशतता की जानकारी यह सिद्धांत नहीं देता है। एट्थ है इस सिद्धांत में किसी अणु या आयन के सभी रासायनिक और भौतिक गुणों को किसी एक संरचना द्वारा समझाना संभव नहीं हो पाता है। तो किसी भी आयन या जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर द्वारा समझाना पॉसिबल नहीं होता है। अतः उस अणु की एक से अधिक संभावित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती है। तो जबकि वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं की क्या होती है, रेजोनेंस या हाइब्रिड रेजोनेंस होती है। संयुजकता बंध का विस्तार करके रेजोनेंस तथा हाइब्रिडाइजेशन का समावेश किया गया। इट मीन्स संयुजकता बंध में जो ये कमियां थी इन्हीं को पूरा करने के लिए या वीबीटी को एक्सटेंड करने के लिए फिर अनुनाद और संकरण का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ तक आपको जो वीबीटी थ्योरी थी उसकी जितनी भी बातें थी वो सब क्लियर हो गई होगी कि वीबीटी थ्योरी क्या होती है, किसने दी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है और वीबीटी की लिमिटेशन क्या क्या है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब बातें जानी। थैंक यू।